हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और किसी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। और करेंगे साथ में कुछ अच्छे अच्छे सवाल जो कि आपके पेपर्स में पहले आए हुए हैं या आने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा है क्षेत्र, और क्षेत्र का मतलब होता है जगह। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जगह। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में रहते हैं, तो आपकी वो जो घर है वो आपकी जगह है। अगर उसमें कोई आपका मित्र या कोई रिश्तेदार आता है तो आप क्या करते हैं, उस रिश्तेदार को अंदर बुला लेते हैं या मित्र को अंदर बुला लेते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसे आप पसंद नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, उसे घर से बाहर कर देते हैं, यानी उस क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। ऐसा ही कुछ मिजाज आवेश का होता है। अगर कहीं पर भी आवेश रखा होता है तो वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है। क्या करता है? अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है। और इसमें अगर कोई आवेश आने की कोशिश करता है, अगर मान लीजिए ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये यहाँ तक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसकी बाउंड्री पर टच होगा तो यहाँ पर ध्यान सुनना, इस आवेश की ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है, इस बाउंड्री पर ये प्लस आवेश आएगा तो इस पर एक बल लगेगा जो कि प्रतिकर्षण का होगा। किसका होगा? प्रतिकर्षण का। अब आपको पता है कि प्रतिकर्षण का क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस और ये भी कैसा है? प्लस। प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण। यानी ये इसे पसंद नहीं करेगा और इसे अपने घर से बाहर निकाल देगा। जैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे माइनस रखा, माइनस को पास लेके आते हैं, इस बाउंड्री पर लाए, जैसे ही माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस का आवेश इस बाउंड्री पर आएगा तो ये प्लस वाला इसे अंदर बुला लेगा। यानी ये इसका मित्र या कह सकते हैं ये दोस्त है या कोई रिश्तेदार है जिसे अंदर बुला लिया। या फिजिक्स की भाषा में कहें तो प्लस आवेश और माइनस आवेश यानी ऋण आवेश और धन आवेश के बीच में आकर्षण बल लगता है, इसलिए ये क्या है? अंदर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसके बीच में लगा आकर्षण बल। क्या लगा? आकर्षण बल। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र स्थापित करता है और उस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश जब आता है तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ध्यान से सुनिएगा कि ये जो आवेश है इसने एक क्षेत्र बनाया, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज है, तो यहाँ तक इसकी रेंज है। यहाँ पर कोई दूसरा आवेश आएगा, या तो वो प्रतिकर्षण हो जाएगा या आकर्षित हो जाएगा, यानी आकर्षण बल लगेगा उस आवेश पर या प्रतिकर्षण बल लगेगा। और ये जो बल लग रहा है ये इसके क्षेत्र में एंट्री करते ही लग रहा है, इससे बाहर नहीं लग रहा है। तो ये जो क्षेत्र है, इस आवेश ने ये जो क्षेत्र अपने चारों बनाया है, इस क्षेत्र का नाम होता है विद्युत क्षेत्र। क्या नाम होता है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की अगर डेफिनेशन आपको लिखनी है तो कैसे लिख सकते हैं? किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय। आवेश समुदाय का मतलब होता है एक से ज्यादा आवेश भी अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना सकते हैं। तो किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस आवेश अथवा आवेश समुदाय का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ गई? क्या रखना है कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आएगा तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा और उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा दिखाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, यानी विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं तो इसे जानते हैं। इसे जानने से पहले आप समझिए कि एक प्लस क्यू नॉट आवेश होता है, इसका नाम होता है धन परीक्षण आवेश, यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ परीक्षण आवेश। क्या नाम होता है इसका? परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश को अंग्रेजी में कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? जो टेस्ट करता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर जाएंगी, अंदर की तरफ जाएंगी या बाहर की तरफ जाएंगी या उनकी डायरेक्शन कहीं और होगी, वो कौन चेक करके बताता है? वो धन परीक्षण आवेश चेक करके बताता है। यानी ये टेस्ट करता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर जाएंगी। तो ये क्या करेगा? जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर प्लस क्यू आवेश रखा और धन परीक्षण आवेश को उठा के आपने यहाँ रख लिया। अब यहाँ पर रखा तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये वाला जो होता है ये स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब फ्री, यानी इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है और ये कहीं पर भी आ जा सकता है। लेकिन ये वाला जो होता है यहाँ पर ये जो बना है इसका नाम होता है स्रोत आवेश। क्या नाम होता है इसका? स्रोत आवेश। अब स्रोत आवेश कैसा होता है? स्रोत आवेश अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। क्या समझना आपको? ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, ये कहीं पर हिलेगा डुलेगा नहीं। आप कह सकते हैं ये एक आलसी इंसान है जो अपनी जगह पर बैठा रहता है, इससे किसी से कोई मतलब नहीं है और अपना काम भी ठीक से नहीं करता। तो जैसे ये क्या करेगा, प्लस क्यू आवेश को इसके पास रखेंगे
धन परीक्षण आवेश को प्लस क्यू आवेश के पास रखेंगे तो ये प्लस और ये प्लस, तो ये क्या प्रतिकर्षण, ये तो फिक्स रहेगा, ये अपनी जगह पर रहेगा, आलसी है, और ये क्या कहा फ्री है तो ये मूव करेगा। अब इस पे बल लगा प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण का मतलब क्या है, ये दूर भागेगा, तो दूर भागने के लिए इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। अगर मान लीजिए इसे उठाकर मैं यहाँ पर रख दूं ऊपर, तो इसकी डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ आ जाएगी, मैं इसे उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ तो ये क्या फिर से प्रतिकर्षित होगा और ये आ जाएगा। अगर मैं इधर रख दूं इस प्लस क्यू नॉट आवेश को तो ये इधर भागेगा। तो आप कह सकते हैं जिधर भी हम रखेंगे उधर ही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और इससे पता चल रहा है कि प्लस क्यू आवेश से क्या देखना है कि प्लस क्यू आवेश से ये जो क्षेत्र रेखा है बाहर की तरफ है, कैसी है, बाहर की तरफ। और अगर मान लीजिए आपको माइनस से दिखाना है, किससे दिखाना है, माइनस से, तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रख दिया यहाँ पर, तो प्लस क्यू आवेश यानी प्लस क्यू नोट आवेश जिसका नाम है धन परीक्षण आवेश, जैसे टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये स्रोत आवेश और ये कैसा रहेगा, फिक्स, तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन आ जाएगी ये। अगर मान लीजिए इसे उठा के मैं यहाँ रख दूं तो फिर से देखिए अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो ये प्लस ये माइनस फिर से क्या होगा, इसमें आकर्षण होगा। आप किसी भी डायरेक्शन में रखेंगे तो इसका जो एरो है ऋण आवेश की तरफ हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ इसकी जो दिशा हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि धन आवेश से ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋण आवेश के अंदर की ओर एंट्री करती हैं, अंदर की ओर जाती हैं। धन आवेश से बाहर निकलेंगी और ऋण आवेश में अंदर की ओर एंट्री करेंगी। अगर मान लीजिए दोनों आ जाएं, क्या आ जाएं, दोनों आ जाएं, तो किस तरीके से बनाएंगे, तो पहले मैं दोबारा इस प्लस आवेश को बना देता हूं। तो प्लस आवेश के लिए जो ये क्षेत्र रेखाएं हैं कुछ इस तरीके से आपको बनानी है। एरो का विशेष ध्यान रखना है, एरो होगा बाहर की तरफ, कैसा होगा, बाहर की तरफ। इन्हें कहते हैं त्रिज्यतः, क्या बोलेंगे इन्हें, त्रिज्यतः बाहर की ओर। क्षेत्र रेखा कैसी हो जाएगी, बाहर की ओर। अगर ऋण आवेश है यानी नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में आपको क्या करना है, इसका अपोजिट कर दीजिए। जो बाहर की ओर आ रही है क्षेत्र रेखाएं उनकी दिशा किधर हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अंदर की ओर। कुछ बात समझ में आई, कैसे हो जाएगा, ऋण है तो अंदर की ओर, तो ये हो जाएगी त्रिज्यता अंदर की ओर। यहाँ पे क्या लिख देंगे, त्रिज्यता अंदर की ओर। कहाँ लिख देंगे, यहाँ अंदर की ओर। और ये कैसा है, ऋण आवेश। अगर मान लीजिए दोनों आवेश एक जैसे हो जाए, तो दोनों आवेश एक जैसे होने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक प्लस का हो जाए, एक साथ हो जाए, एक जैसे नहीं सॉरी, एक साथ हो जाए, एक माइनस का आ जाए और एक प्लस का आ जाए, तो देखिए इससे क्या है, बाहर जाएंगी, तो इससे क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर निकलेंगी। कैसे निकलेंगी, बाहर, और ये ऋण पर अंदर की तरफ आएंगी। तो आप कैसे, प्लस से तो निकलेंगी और अंदर माइनस की तरफ जाएंगे। देखो माइनस की तरफ से देखेंगे तो इधर से ऐसा लग रहा है ये आ रही है, और प्लस की तरफ से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है ऐसे यहाँ से जा रही है। तो प्लस से बाहर जाती हुई और माइनस की तरफ अंदर आती हुई। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि ये क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से भी दिखाई जा सकती हैं। और चाहो तो आप कुछ ऐसे दिखाओगे कि यहाँ से हमेशा बाहर निकलेंगी। प्लस आवेश से आपको ध्यान रखना है कि बाहर की तरफ एरो बनाना है, और यहाँ पर याद रखना है कहाँ बनाना है, ये अंदर की तरफ एरो बनाना है। कहाँ पे बनाना है, ये अंदर की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं जब प्लस आवेश और कौन सा, ये ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश को एक साथ लेंगे तो उनसे ये जो फिगर बनेगा सी, यानी ये पहला ये दूसरा, इसको क्या कहेंगे हम, पहला, और ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। तो दोनों को एक साथ रखेंगे तो कुछ इस तरीके से क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके बाद कि क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो बनाई हैं अभी हमने, ये किसकी हेल्प से बनाई है, धन परीक्षण आवेश की हेल्प से बनाई है। और हमने प्लस के लिए देख लिया, माइनस के लिए देख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे इनके गुण की बात करेंगे। तो गुण क्या होते हैं, ध्यान सुनिए, प्लस से चलती है और माइनस में जाके खत्म हो जाती है। पहला याद रखना है कि धनावेश से चलेंगे और ऋण आवेश पे जाकर ये खत्म हो जाती है, ये वापस नहीं आती। तो यहाँ से चलिए और यहाँ पर खत्म होंगी, पहला गुण। दूसरा देखिए, धनावेश से ऐसा लग रहा है बाहर की तरफ जा रही है, अनंत तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। आप इसमें देखिए ऐसा लग रहा है अनंत से आ रही है और इसमें जाके ये अंदर की तरफ एंट्री कर रही हैं। अंदर की तरफ क्या कर रही है, एंट्री कर रही है, प्रवेश कर रही है ऋण आवेश के लिए। तो ये अनंत से आती हुई दिखेंगी और यहाँ से अनंत तक जाती हुई दिखेंगी। तो क्या रखना है, धन से चलेंगी, ऋण पर खत्म हो जाएंगी। इनसे ऐसा लगेगा अनंत तक जाएंगी। और दूसरी बात, जब यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो ये कहीं ब्रेक हो रही है लाइन, ये क्षेत्र रेखाएं कहीं बीच में टूटती नहीं है, बिना ब्रेक के कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। और हम बात कर लें कि और प्रॉपर्टी क्या होंगी, तो इन्हें एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। तो पहला, क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। धन से चलेंगी और ऋण पर क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ये जो आपको होता है प्लस से चलिए माइनस पर जाकर खत्म हो गई। नेक्स्ट याद रखना है कि यदि आवेश एकल है, कैसा एकल, तो ये अनंत से आरंभ अथवा अनंत पर समाप्त हो सकती हैं। यानी ये ऐसा आपको दिखाइएगा, ये अनंत तक जा सकती है, अनंत से आती हुई दिखाई दे सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, ये खुले वक्र बनाती हैं, बंद लूप नहीं बनाती। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी अगर प्लस आवेश है और ये अगर माइनस आवेश है तो यहाँ से जाएंगे और सीधे जाएंगी
यहाँ से ये एंट्री इस तरीके से करानी है क्षेत्र रेखाओं को, तो ये खुले वक्र होते हैं। कैसे होते हैं? खुले। अब बंद क्या होता है? अगर मान लीजिए प्लस आवेश से निकली हुई ये जो क्षेत्र रेखा है वापस घूमती हुई आ जाए तो ये हो जाता बंद। ये कैसा हो जाता? बंद वक्र हो जाता। लेकिन क्षेत्र रेखाएं, जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती हैं, ये बंद वक्र नहीं बनाती। कैसा बनाती है? ये खुला वक्र बनाती हैं। क्षेत्र रेखाओं को ऐसे संतत वक्र यानी कंटिन्यूअस कर्व माना जा सकता है जो कहीं नहीं टूटते। आपको अभी बताया था ये कुछ ऐसी होती है कहीं नहीं टूटती, अगर चलती हैं तो कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी है और कुछ प्रॉपर्टी एक दो और देख लेते हैं, जिसमें से एक ये जो इम्पोर्टेंट है, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि कहीं पर भी अभी हमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा दिखानी है। किसकी दिखानी है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा दिखानी है। तो वहां पर आप क्या करेंगे? एक स्पर्शी खींच देंगे और स्पर्शी जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे इसे लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी है इसकी महत्वपूर्ण, कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती हैं। ये आपके बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है, आप इसे इंपोर्टेंट लिख लें। पूछा जाता है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन लिखिए तो आप लिख सकते हैं कि कहीं पर भी अगर दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी तो इस कटान बिंदु पर, ये जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर क्या होगा? दो स्पर्शी खींची जा सकते हैं। एक ये हो जाएगी यहाँ पर E1 और एक स्पर्शी ये हो जाएगी जिसका नाम हम E2 लिख सकते हैं। या कह सकते हैं कि जो दो स्पर्शी खींची जाएंगी ये दो विद्युत क्षेत्र के परिणामी को व्यक्त करेंगी, यानी रिजल्टेंट को व्यक्त करेंगी। तो एक परिणामी विद्युत क्षेत्र इधर आ जाएगा और एक परिणामी विद्युत क्षेत्र इधर आ जाएगा, और दो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या है? संभव नहीं है। एक ही परिणामी विद्युत क्षेत्र संभव होता है, ये इसका कारण होता है। तो दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाए? दो, जो दो परिणामी विद्युत व्यक्त करेंगी, जो कि संभव नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और एक चीज इसको दोबारा से याद रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी क्या दिखाती है? दिशा दिखाती है। कोई भी एक आकृति मैंने ऐसे बना दी तो इसके इस पॉइंट पर हमें दिशा दिखानी है विद्युत क्षेत्र की, तो आप क्या करोगे? एक स्पर्शी खींच दोगे और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र बना दिया है जो कि किसी एक आवेश का है। इसका एक बिंदु रखा है विद्युत क्षेत्र में जिसका नाम ए है। यहाँ पर रख दिया हमने धन परीक्षण आवेश। अब ये धन परीक्षण आवेश क्या है? इसकी वजह से प्रतिकर्षित होगा, यानी इस पर एक बल लगेगा, वो जो बल होगा F हो जाएगा। किस पर लग रहा है? धन परीक्षण आवेश पर लग रहा है, तो इसको आप क्या कर देंगे? अनुपात कर देंगे इसका। तो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप इस तरीके से भी इसकी परिभाषा लिख सकते हो। और ये जो लिखा है 1/Q0 यानी 1/ आवेश लिखा है, इसको हम एकांक आवेश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एकांक आवेश। क्या पढ़ेंगे इसको? एकांक आवेश। या कहीं पर भी 1/L लिखा है, L का मतलब होता है लंबाई, तो यहाँ पे पढ़ेंगे आप एकांक लंबाई। जब भी कभी आपको परिभाषा लिखनी है और कोई भी चीज 1/के फॉर्म में लिखी है तो उसको एकांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एकांक। तो यहाँ पर क्या देखिए, एकांक आवेश, और ये क्या है? बल। और इस बल का नाम क्या है? वैद्युत बल। क्या नाम है इसका? वैद्युत बल। तो एकांक धनावेश पर, एकांक धनावेश कौन सा है? धन परीक्षण आवेश है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। लेकिन ये बल लगेगा कहाँ? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश पर। तो इसकी परिभाषा आप इस तरीके से लिख सकते हो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q0। Q0 क्या है? यहाँ पर परीक्षण आवेश है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक होता है कूलम। और इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम वोल्ट/मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट/मीटर। अभी वोल्ट/मीटर कहाँ से आता है? आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे कि V/L इसका फॉर्मूला होता है E = V/L। V क्या है यहाँ पर? विभवांतर, और L क्या है? लंबाई। और V का जो मात्रक होता है वोल्ट, और L का क्या होगा? लंबाई का क्या होता है? मीटर। तो वोल्ट/मीटर भी इसका एक मात्रक होता है। बात करते हैं इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे E से प्रदर्शित करते हैं। राशि अगर सदिश है तो आप चाहो तो इस पर वेक्टर लगा दीजिए। राशि कैसी होती है? सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा भी होगी। अब दिशा कहाँ होती है? कि धन आवेश पर।
कहां पर, जो धनावेश पर बल की दिशा होती है, धनावेश पर बल की दिशा होती है, वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो हम लिखते हैं धन आवेश, कौन सा आवेश, धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में, लगने वाले बल की दिशा में। अब देखिए कैसे होता है ये, इसको मैं समझा दूं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए हमने एक प्लस चार्ज लिया है, यहाँ पर, यहाँ से r दूरी पर एक पॉइंट P है। अगर आपको यहाँ पे E की दिशा निकालनी है तो आप यहाँ पर धन परीक्षण आवेश रख दीजिए, ये प्लस का और ये भी प्लस का। अब प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होगा तो ये वाला क्या करेगा, इस साइड इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, यानी दिशा हो जाएगी। तो बल की दिशा इधर है, इस आवेश, ये वाला जो आवेश है स्रोत आवेश, ये परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा और परीक्षण आवेश इस दिशा में क्या करेगा, बल की दिशा को दिखाएगा, इस दिशा में बल की दिशा दिखाएगा। और जिस दिशा में बल की दिशा है उसी में क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की दिशा हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऋण आवेश होता, कैसा होता, ऋण आवेश, तो ई की दिशा इसके थोड़ा विपरीत हो जाती। हम ये कह सकते हैं कि ई की माइनस आवेश होने का मतलब है अंदर की तरफ तीव्रता की दिशा होना, और प्लस आवेश का मतलब है बाहर की तरफ तीव्रता की दिशा होना। मात्रक यहाँ पे मैंने बता ही दिया क्या होता है, न्यूटन बट्टे कूलाम या वोल्ट बट्टे मीटर, आप इसे भी याद रखें क्योंकि ये कई बार ऑप्शन में पूछा गया है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूटन बट्टे कूलाम और वोल्ट बट्टे मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उनमें से आपको टिक करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दोनों मात्रक होते हैं। तो कर लोगे इसको बहुविकल्पीय प्रश्न में। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि इस जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है E बराबर F बट्टे Q फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, एक क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर, एक स्थान पर 1000 न्यूटन बट्टे कूलाम का विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आपको कोई भी आंकिक प्रश्न का मतलब न्यूमेरिकल्स करना है तो उसमें क्या करेंगे, आप उसमें से देखेंगे, देखो आंकिक प्रश्न का होता है अंक वाले प्रश्न। तो आपको सवाल में जो भी लिखा है वहां पे आप अंक या संख्या देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1000, उसे लिख लेंगे पहले 1000 और इसके पीछे लिखा है मात्रक, और मात्रक से आप पहचानेंगे है क्या, ये जो संख्या है न्यूटन बट्टे कूलाम में, और न्यूटन बट्टे कूलाम क्या होता है E, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पे दिया 10⁶। अब 10⁶ क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब ये तो अधिकता है यहाँ पे, तो हमने लिख दिया 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये क्या हो रही है, अधिकता। अधिकता और कमी भी लिखना साथ में, ताकि क्वेश्चन की जो भाषा है उसे अच्छे से समझकर आप सॉल्व कर पाए। तो अधिकता और कमी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाना, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर कमी हो जाती है, और जहां पर जाते हैं उस पर क्या होती है, अधिकता हो जाती है, और जिस पर अधिकता होती है उस पर आवेश ऋण का होता है, यानी नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब बात कर ले, इसमें पूछा है किसकी दिशा, बल की दिशा पूछिए, बल का परिमाण। तो यहाँ पे F के आगे आपके ला देंगे क्वेश्चन मार्क ला देंगे, और ये आपका दिया है में आ जाएगा, यानी गिवन डाटा है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अभी जो पढ़ा था E बराबर F बट्टे Q, यहाँ से F का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा QE, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो ये आ गया आपका QE। अब Q का मान क्या है, यहाँ पर Q तो दिया नहीं है, E दिया है, तो E दिया है, तो मैं यहाँ पर E का मान लिख देता हूँ 1000। अब ध्यान से देखिए, अगर हमें Q का मान मिल जाए तो यहाँ पर लिखने के बाद 1000 से उसका गुणा कर देंगे, और गुणा करने से हमें F का मान निकल आएगा। अब बात ये आती है कि इस सवाल में कहीं पर भी आवेश आपको लिखा नहीं है। अब आवेश नहीं लिखा है तो ध्यान से सुनिए, जब भी सवाल ऐसे आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको हिंट दी जाती है आवेश को निकालने की, और यहाँ पर जो हिंट दी गई है वो एन के फॉर्म में दी गई है। किसके फॉर्म में दी गई है, एन के फॉर्म में। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है आवेश का क्वांटीकरण, क्या होता है, Q = NE। एन का मान क्या है, 10�6, और E का होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻, ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 19 है। माइनस के 19 और प्लस के 6 को कर देंगे कम, तो ये आ जाएगा माइनस का 13, और ये आवेश है तो यहाँ पर लिख देंगे कूलाम। और एक चीज ध्यान रखिए, ये अधिकता है, मैंने आपको बताया था अधिकता जहां पर होती है वहां पे आवेश कैसा होता है, ऋण का होता है। तो यहाँ पर मैं ऋण लगा देता हूं, तो आवेश का मान यहाँ पर Q का ये आ गया। बात समझ में आ गई, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 10⁶। ये क्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 हो जाएगा। 1.6 को मैंने ऐसे लिख दिया, और ये 6 जो 19 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाता है। और क्योंकि ये माइनस का ज्यादा था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻13, 13, ये 13 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -1.6 गुणा ये -13 है, और ये 1000 का मतलब क्या होता है, 10⁻³
1000 का मतलब क्या हो गया 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 का मतलब क्या है, पावर 3 है और यहाँ पर 13 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1.6। अब देखिए ये कितने 3 घट जाएंगे तो माइनस के 10 रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे -10। और ये हो जाएगा बल का मात्रक। क्या हो जाएगा, ये बल का मात्रक यानी न्यूटन। तो मात्रक जरूर लिखें, अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपका एक अंक काट दिया जाएगा। तो 1.6 गुणा 10 की घात -10 ये बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। और तो ये आ जाएगा आंसर 1.6 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन। ये आपका परिमाण आ गया। क्या आ गया, ये आपका परिमाण। अब दिशा कहाँ होगी, तो देखिए माइनस ये बताता है कि बल की दिशा विपरीत आएगी। कैसी आएगी, विपरीत। अब किसके विपरीत होगी, जो आपको सवाल में दिया है। तो ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का पूर्व की ओर है, तो इसके विपरीत हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में। कहां पर हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में। तो आप लिखेंगे पूर्व के विपरीत। कहां पर हो जाएगी, पूर्व के विपरीत। और ये क्या है, दिशा। तो आप लिख सकते हैं दिशा कहां होगी, पूर्व के विपरीत। चलिए एक दो सवाल और कर लेते हैं कुछ अलग टाइप के, जिसमें से आपको ये क्वेश्चन दिया है 15 गुणा 10 की घात -4 कूलम आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फिर से मैंने आपसे कहा है कि दिया है जरूर लिखें। जिस क्वेश्चन में आप अगर दिया लिख सकते हैं और जो पूछा गया है उसका क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और फिर ये देखिए कि जो दिया है आपको, जो पूछा है उनमें क्या रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला फिट कीजिए और फॉर्मूला लगा देंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दिया है आवेश कूलाम में है, तो 15 गुणा 10 की घात -4 और ये कूलाम है तो ये हो गया आवेश। आगे दिया है 4.5, तो 4.5 क्या हो जाएगा 4.5 और ये क्या है न्यूटन है। क्या है, न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा, बल। और पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान आपसे पूछा है। ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगाइए ई बराबर F/Q। फिर से अब F का मान आपको दिया है, कितना दिया, 4.5 दिया है। Q का मान आपको दिया है 15 गुणा 10 की घात -4। ये बात समझ आई। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब एक जीरो बढ़ गया तो आप क्या करेंगे, देखिए 15 या 45 होते हैं। कितने होते हैं, 15 या 45। तो ऊपर कितना आ गया, ये 3। यहाँ पे पावर 1 मान लें तो ये 10 की घात 1 और 10 की घात -4 है। -4 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 की घात -3। अब जब इस घात को ऊपर लाएंगे, ध्यान सुने, जब भी कोई भी घात हर से अंश में जाएगी या अंश से हर में जाएगी तो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, यानी उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 गुणा 10 की घात +3। तो इसका आंसर आ गया ई का, कितना आ गया, इसका आंसर आया 3 गुणा 10 की घात 3 और इसका मात्रक होता है न्यूटन बट्टे कूलाम। आप चाहो तो वोल्ट बट्टे मीटर भी लिख सकते हो। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 3 गुणा 10 की घात 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। एक अल्फा कण पर 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन बट्टे कूलम। फिर से देखिए जो भी अंक दिया है या संख्या दी है आप उसे लिख लें। यहाँ पर 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन बट्टे कूलम हो गया। अब न्यूटन बट्टे कूलम से पता लगा कि ये ई का मान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी इस बार आपसे एफ का मान पूछा है। और पिछले वाले सवाल में आप देख सकते हैं यहाँ पे ई पूछा था, एफ दिया था, क्यू दिया था। अब आपको क्या पूछा है इसमें, अब पूछा है एफ का मान। तो यहां से क्या करेंगे, फिर से आप लगाएंगे E = Q एफ अपॉन क्या आ जाएगा, Q को इधर भेज दीजिए तो ये E का और Q का गुणा हो जाएगा। तो एफ का मान क्या आ गया, F बराबर QE। क्या आ जाएगा, F बराबर QE। जब Q को मैं इधर भेजूंगा तो F बराबर QE हो जाएगा। और ये क्या होता है, विद्युत बल होता है। अब हमें क्या चाहिए, E का मान और आवेश का मान। E का मान आपको दिया है, E का मान आपको दिया है और क्या चाहिए हमें, आवेश का मान और मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए सवाल में कहीं पर आपको आवेश दिया है, नहीं दिया। मैंने आपसे क्या कहा है कि जब भी आपको जो भी चीज जरूरत पड़ती है सवाल को सॉल्व करने में, अगर वो सीधा सीधा नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं उसका लिंक इस सवाल में किसी ना किसी टॉपिक के साथ दिया होगा। तो आप सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ लें। इसमें कह रहा है एक अल्फा कण, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा कण। अल्फा कण पर जो आवेश होता है, ध्यान सुने, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है। कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का 2 गुना। लेकिन अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो धनात्मक प्रकृति का होता है। कैसा होता है, धनात्मक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 3.2 और गुणा 10 की घात -19 और ये आवेश हो तो यहाँ लगा देंगे, कूलम लगा देंगे। तो हमें आवेश का मान यहाँ पे क्या लगाना है, जो अल्फा कण पर आवेश है। क्या दिया आपको, अल्फा कण पर आवेश। तो अल्फा कण पर आवेश कितना हो गए, 3.2। आप देख सकते हैं 3.2 गुणा 10 की घात -19। 3.2 गुणा 10 की घात -19, फिर गुणा लगाइए और ई का मान कितना दिया आपको, 15 गुणा 10 की घात 4। कितना दिया, 15 गुणा 10 की घात 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से दशमलव हटाइए, कितना जीरो उड़ेगा,
1, तो ये 5 से काट दिए, 5 3 15 हो जाएंगे और 5 दूनी 10 हो जाएंगे। इस 2 से ये 32 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब देखिए 16 और 3 का गुणा कर दीजिए, 16 दूनी 32 और 16 3 48 गुणा, ये घात 19 है माइनस की और ये कितनी है प्लस की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस के 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। देखिए 19 में से 4 गए तो कितना अच्छा 15, और क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है तो माइनस ज्यादा इसलिए यहाँ पे माइनस लिख देंगे, तो ये बल का मान आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ये आ गया 48 गुणा 10 की घात माइनस के 15 न्यूटन। कितना आ गया 10 की घात माइनस 15 न्यूटन, किसके साथ मल्टीप्लाई करके 48 के साथ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस 15, ये आंसर आपका हो जाएगा। आप चाहो तो इसे दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी वैज्ञानिक विधि में। तो आप इसे ऐसे लिख दो f इक्वल टू, देखिए मुझे दशमलव लगाना है 4 के बाद, तो किसी भी संख्या में जब भी दशमलव लगाना है जहां पर लगाना है उसके बाद अंक देखिए, तो मुझे 4 के बाद लगाना है, इसके बाद अंक कितना 1, तो यहाँ पे 10 से गुणा कर दीजिए और 10 से भाग कर दीजिए। इस 48 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 48 ही बचेगा। इसके साथ में किसका मल्टीप्लाई हो रहा था 10 की घात माइनस 15 का, कितने का हो रहा है 10 की घात माइनस 15 का। तो अब देखिए इसका तो मैं इसमें भाग कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4.8 और इसका एक पावर कम हो जाएगी तो 10 की घात माइनस के 14 आंसर हो जाएगा। ये बल का आंसर आ जाएगा दशमलव के रूप में, इसे कहते हैं वैज्ञानिक विधि। और ये वाला आंसर जो है इस वाले आंसर से कई गुना ज्यादा अच्छा है, इसलिए आप कोशिश करें कि आंसर को दशमलव के रूप में जरूर लेके आए। या दशमलव से पहले एक ऐसा अंक होना चाहिए जो 0 ना हो, या दशमलव के बाद कितने भी अंक आ जाए उससे फर्क नहीं है, आपको पहले दशमलव से पहले एक अंक रखना है, उसके बाद चाहो तो अपनी मर्जी से एक अंक रखिए या 2 अंक रखिए या 3 अंक रखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ लिख देंगे 4.8 गुणा 10 की घात माइनस के 14, ये आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी क्या करना आपको, किसी बिंदु आवेश कारण, तो यहाँ से गिनिए, तो किसी बिंदु आवेश कारण, तो एक बिंदु लगाइए यहाँ पर और ये बिंदु आवेश मान लिया हमने प्लस के कारण किसी बिंदु पर, तो एक दूसरा बिंदु है, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया P, क्या नाम रख दिया P, और इस पॉइंट का नाम O ले लीजिए। यहां से यहां तक की दूरी हमने मान ली है छोटी r है, कितना है छोटी r। किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर हमें तीव्रता निकालनी है, यानी तीव्रता को लगाते हैं E से और P पर निकालनी है, तो इसके आगे लगा दी क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ आई। तो एक बिंदु आवेश बना लिया, इससे P पॉइंट पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जहां पर भी निकालनी है वहां आपको क्या रखना है, धन परीक्षण आवेश रखना है, ये प्लस और ये प्लस, इसलिए इस पर जो तीव्रता की दिशा आएगी वो इस दिशा में आ जाएगी और बल की दिशा होगी वो भी इधर ही हो जाएगी। तो आपके पास कितने आवेश हो गए, एक ही हो गया और एक ही हो गया। आप इसमें एक लाइन लिख सकते हैं कि माना कि धन आवेश जो है, ये वाला जो आवेश है निर्वात या वायु में स्थित है। तो हम जितने भी डेरिवेशन करेंगे वो निर्वात या वायु के लिए करेंगे, ताकि जो परावर्तक पदार्थ होता है उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, या कैसे आपेक्षिक वैद्युशीलता को हम इग्नोर कर सकते हैं वायु निर्वात लिखने के बाद। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये धनावेश जो है कहाँ रखा है, निर्वात या वायु रखा है, तो एक आवेश ये हो गया और एक आवेश वो हो गया, तो 2 आवेश हो गए। तो हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के नियम से। तो यहाँ पे लिखेंगे आप किसके नियम से, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 की जगह ये आ जाएगा और Q2 की जगह वो आ जाएगा Q0 और अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर। तो ये बल निकल आया, क्या निकल आया, बल। और हमें चाहिए तीव्रता। तीव्रता क्या होता है, E बराबर F बट्टे Q0, यानी F का मान आप यहाँ पर रख दीजिए। तो F का मान क्या है, K Q0, और ये अंश और हर में क्या आएगा, ये R स्क्वायर। और ये देखिए पहले से ही हर में है तो यहाँ पे हर में लिख दीजिए, Q0 से Q0 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। क्या आ जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। तो हमें कह सकते हैं E का मान जो है क्या आ गया, K Q बट्टे R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक बिंदु आवेश के कारण, किसी एक बिंदु आवेश के कारण क्या हो जाएगी, K Q बट्टे R स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले से हम कई सवालों को सॉल्व करेंगे और आने वाले जो डेरिवेशन है वो इसी की हेल्प से होंगे। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, E का फॉर्मूला आपको क्या क्या याद करना है। एक तो होता है E बराबर F बट्टे Q, ये होगा जब आपको बल दिया हो और जब आपको एक आवेश दिया हो और कुछ दूरी दी हो उसमें, तो आप K Q बट्टे R स्क्वायर को यूज करोगे और आंसर निकाल लोगे अगर कोई आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हो तो। अब यहाँ पे K क्या है, K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, यानी 9 गुणा 10 की घात 9 होती है। किसके लिए होती है, निर्वात या वायु के लिए होती है। अब इसके मात्रक की बात कर ले
तो ये होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम के नियम में मैंने आपको ये बताया था कि के का मान 1/4πε0 होता है। इसके अलावा चेंज भी होता है, और कैसे कैसे होता है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कूलम के नियम को आप एक बार देख लें, ताकि यहाँ पर ये निर्वात और वायु का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो ये था डेरिवेशन किसी बिंदु आविष्कार, किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ये KQ/R²। आप इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए कूलम के नियम में 2 आवेश आते हैं, तीव्रता के नियम में कितना आएगा, तीव्रता जब भी निकालनी है तो एक आवेश आएगा, एक आवेश को यहां से हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा KQ/R²। कूलम के नियम में 2 आवेश और तीव्रता वाले में एक आवेश से गुणा करना है, बाकी सेम रहने देना है, तो आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके आधार पर एक क्वेश्चन की, और उससे पहले देखेंगे कि आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और R के मध्य क्या ग्राफ होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला आया है इसमें क्या है, आप फॉर्मूले में देख सकते हो कि E क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है 1/R² के। अगर हम E का मान घटाएंगे तो R का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। E का मान घटाइए, R का मान बढ़ेगा। तो इसके ग्राफ को हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, अगर x अक्ष है ये और ये y अक्ष है। अब बात ये आती है कि x अक्ष पर क्या लें और y अक्ष पर क्या लें। तो x अक्ष पर हमेशा स्वतंत्र राशि ली जाती है जो किसी पर निर्भर नहीं करती, और y अक्ष पर वो राशि ली जाती है जो किसी पर निर्भर करती है। अब यहाँ पे एक E है और एक R है। अब एक E है और एक R है, अब इसमें कैसे पता करें कौन स्वतंत्र है कौन स्वतंत्र नहीं है। तो आप क्या करोगे इसमें, देखिए अगर दूरी बढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ, दूरी बढ़ाता हूँ तो क्या घटता है, E घट जाता है। अगर मैं दूरी घटाऊंगा तो E का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब दूरी को कम ज्यादा करने से E का मान कम ज्यादा हो रहा है। तो E जो है निर्भर कर रहा है किस पर, R पर। भाई R को अगर तुम कम ज्यादा कर रहे हो तो E ऑटोमेटिक कम ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब R पर कौन निर्भर कर रहा है, E निर्भर कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं E निर्भर करने वाला हो गया और R हो गया स्वतंत्र। तो R को आप यहाँ पे लिखोगे और E को आप y अक्ष पे लिखोगे। अब ग्राफ क्या है, जैसे जैसे देखिए R को बढ़ाएंगे E कैसा होगा, घटता जाएगा। तो E को जब घटाओगे तो R बढ़ना चाहिए। तो अगर मान लीजिए E यहाँ पर ज्यादा है तो मैं इसको कम करूंगा, कम करता जाऊंगा। देखिए E घटता गया, R बढ़ता गया, ये R लाइन है, तो इस तरीके से R बढ़ता जाएगा और E क्या है, घटता जाएगा। जब भी आपको E घटाओगे तो इस तरीके से ग्राफ आएगा और आप इस ग्राफ को ऐसे खींच सकते हो, जो कि E और R के बीच में है, यानी E अनुपाती 1/R² के लिए इस ग्राफ को बना सकते हो, जो कि एक अंक का आपको पूछा जा सकता है। बात कर लें इसके क्वेश्चन की, तो 5 × 10⁻⁸ कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट/मीटर होगी। ध्यान सुनिए, वोल्ट/मीटर दिया है, इसका मतलब ये E का मान दिया है। किसका दिया है, E का मान 450 वोल्ट/मीटर। यहाँ पर क्या दिया आपको, आवेश दिया है, कूलम मात्रक है, इससे पहचान लेंगे। तो 5 × 10⁻⁸ कूलम। अब आपसे पूछा है कितनी दूरी पर, तो R का मान आपको बताना है। किसका मान बताना है आपको, R का मान बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाओगे E = KQ/R²। ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाओगे आप, F/Q वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको आवेश के साथ साथ बल दिया होता तो आप लगा सकते हैं। अब बल दिया आपको नहीं दिया, तो बल आपको दिया नहीं है, इसमें कहीं बल दिया नहीं दिया, आपको 2 आवेश दिए नहीं दिए। अगर 2 आवेश दिए होते तो पहले आप बल निकाल लेते और उसमें इस आवेश से भाग देते तो E निकल आता। तो ना तो इसमें बल दिया है और ना 2 आवेश दिए हैं, इसमें आपको एक आवेश दिया है, E का मान दिया है और R का पूछा है। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे, और इसमें देखिए R भी नहीं है, R पूछा, इसमें R है नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला पूरा का पूरा क्रॉस हो जाएगा, ये यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए R² जो निकालना है हम इसे इधर बुला लेंगे, तो R² इधर आ जाएगा, तो यह KQ/E। जिसका मान निकालना होता है उसे आप एक साइड कर दीजिए, बाकी सबको एक साइड कर दीजिए। K का मान क्या होगा, 9 × 10⁹ ये वायु निर्वात या मुक्त स्थान के लिए होता है। तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसका मान लिखिए। Q का मान क्या दिया है आपको, 5 × 10⁻⁸। तो 5 × 10⁻⁸ ये हो जाएगा Q का मान। E का मान कितना दिया आपको, 450 दिया है वहां, तो 450 लिख दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 9 का और 5 का गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 × 5 = 45, तो ये आ जाएगा 45 गुणा, ये पावर 9 है प्लस की, और ये पावर कितनी है, -8। तो प्लस के 9 में से -8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस की आ जाएगी पावर, और यहाँ पे कितना होगा 450। अब 45 से कितनी बार कटेगा, 10 बार, और ये देखिए 10 ही तो है, 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। तो R² का मान क्या आ जाएगा, R² का मान आ गया 1। अब देखो R की घात 2 है, तो हम ये लिख सकते हैं R का मान जो आएगा +-1 आएगा। कितना आएगा, +-1, क्योंकि जितनी भी घात होती है आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण में, 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है कि अगर x की घात 2 है तो आंसर 2 आएंगे, x की घात 3 है तो आंसर 3 आएंगे।
तो यहाँ आर की घात कितनी है 2, तो आंसर कितने आएंगे 2। अब बात ये आती है कि दूरी है, तो आंसर तो एक ही होगा, क्योंकि दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, इसलिए आप यहाँ पर आंसर क्या लिख दोगे 1, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं आर बराबर 1 मीटर। मीटर मात्रक क्यों लेना है, क्योंकि ये सभी आपको ऐसा ही मात्रक दिए हैं, इसलिए आप मीटर में लिखोगे, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नहीं लिखोगे। तो क्या लिखना है, आर का मान 1 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसे अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। हमने कूलाम का नियम पढ़ने के बाद एक बिंदु पर बहुत सारे आवेश के कारण, यानी किसी एक बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण जो बल निकालते हैं उसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसी तरीके से किसी एक बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण जो तीव्रता निकालते हैं उसे हम आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये क्या होता है, इसको आप इस तरीके समझिए। मान लीजिए एक आवेश है, इसका नाम Q1 है, एक का नाम Q2 है, एक का नाम Q3 है, एक का नाम Q4 है, ऐसे करके Qn आवेश है। कितने आवेश हैं, Qn। अब हम पहले आवेश पर देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले कारण E1 है, दूसरे कारण E2 है और तीसरे कारण E3 है। ऐसे चौथे कारण देखेंगे तो E4 आएगी, प्लस डॉट डॉट करके En तक देखेंगे तो En आ जाएगी। इन सभी का क्या करना है, आपको सदिश योग लेना है। क्या लेना है, सदिश योग। तो जिस भी बिंदु पर आपको परिणामी तीव्रता निकालनी है, बाकी सभी बिंदु आवेशों के कारण जो तीव्रता आएंगी उनका सदिश योग कर दीजिए। क्या कर दोगे आप, सदिश योग कर दोगे। तो इसके सदिश योग से जो आपको आंसर मिलेगा वही आपकी परिणामी तीव्रता हो जाएगी। यहाँ इसका स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण, यानी किसी एक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए इसकी बात कर रहे हैं तो इस आवेश कारण, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, इन सभी बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, यानी इन सभी कारण इस वाले बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश कारण तीव्रता के सदिश योग के तुल्य होती है। यानी इस पर आपको कुल तीव्रता निकालनी है, तो इसके कारण कितनी तीव्रता आएगी, इसके कारण कितनी आएगी, इसके कारण कितनी आएगी, इसके कारण कितनी आएगी, उन सभी का क्या करना है, आपको सदिश योग करना है। कौन सा योग करना है, सदिश योग। और सदिश योग आप जानते हैं कि सदिश योग कैसे करते हैं। अगर नहीं जानते तो कूलाम का नियम जो मैंने आपको पढ़ाया पहले लेक्चर में, आप उस वीडियो को देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत, और साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। और ये क्या होता है, आपको इसमें सदिश योग निकालने का भी तरीका उसमें मिल जाएगा। तो बात करते हैं इस आधार पर एक क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको दिया है कि दो बिंदु आवेश 1 माइक्रो कूलाम तथा -2 माइक्रो कूलाम एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फिर से सुनिए, दो आवेश दिए आपको, एक 1 माइक्रो कूलाम का है और दूसरा कितना है, -2 माइक्रो कूलाम का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूरी को हमेशा मीटर में बदलिए ताकि आपका आंसर सही आए। अगर आप सेंटीमीटर में ही रहने दोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि सेंटीमीटर एक सीजीएस मात्रक होता है और ये कूलाम जो है एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक होता है। तो सभी का मात्रक आपको एक ही सिस्टम में, यानी बदलना है, एक ही पद्धति में रखना है, चाहे तो एमकेएस में, चाहे सीजीएस में और चाहे एफपीएस में, या कह सकते हैं एसआई मात्रक लिखने सभी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, दूरी दी आपको 2 सेंटीमीटर और पूछा है कि निर्वात में स्थित है, इनके मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसका मध्य बिंदु देखिए, इसका मध्य बिंदु मान लिया हमने यहाँ पे एक, इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम बी दे दिया और ये पॉइंट है ओ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, आप वहां पर क्या करोगे, धन परीक्षण आवेश रख दोगे, जिससे कि सबसे पहले आप उसकी दिशा निकालोगे। तो ये प्लस है और ये भी कैसा है, प्लस। तो प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इसकी वजह से इस पर जो तीव्रता आएगी वो इस दिशा में आएगी और हम ये कह सकते हैं इसकी दिशा ये हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, ये आवेश प्लस का और ये आवेश कैसा है, सॉरी ये आवेश माइनस का और ये कैसा प्लस का। तो प्लस और माइनस में क्या होगा, आकर्षण होगा, तो इसकी वजह से भी तीव्रता की दिशा इधर आएगी। बात समझ आई कुछ। देखिए प्लस से बाहर की तरफ तो ये दूर जा रही है तीव्रता की दिशा, और ये माइनस का है तो इसकी तरफ आ रही है, तो E2 ही हो जाएगा। दोनों दिशाएं एक ही तरफ है इसलिए जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता आएगी आप निकाल सकते हो E1 प्लस E2 के योग से आएगी। किससे आएगी, E1 तथा E2 के योग से आएगी। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने E बराबर E1 प्लस E2। अब E का फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 बट्टे R1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा K Q2 बट्टे R2 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी देखना है वो अलग अलग देखना है। E1 के लिए Q1 R1, दूसरे के लिए Q2 R2, K कॉमन रहेगा क्योंकि निर्वात या वायु के लिए K का मान फिक्स रहेगा, तो यहाँ पर K को मैं कॉमन ले लेता हूँ। Q1 का मान क्या, पहले का आवेश, पहला आवेश ये माना है तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁶ और दूरी,
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। दूरी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदले, सेंटीमीटर को हटा दो और 10 की घात -2 लगा दो, सेंटीमीटर को हटा दो 10 की घात -2 लगा दो, तो सेंटीमीटर से मीटर में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का मतलब ये जो दूरी दी है आपको 10 की घात -2 मीटर दी है, कितनी दी है 10 की घात -2 मीटर। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 10 की घात -2 मीटर। अब इसको उठा के यहाँ लिख दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की घात -2, और इसका हो रहा है स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस लगाएंगे, के तो बाहर आ गया, Q2 का मान क्या है -2 माइक्रोकूलम, तो 2 गुणा 10 की घात -6। अब ये -6 का मतलब क्या है, माइक्रो, जहां पर भी ये माइक्रो दिखेगा आप इसकी जगह 10 की घात -6 लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका ये वैल्यू होती है। अब R2 का मतलब क्या है, यही है 10 की घात -2, और इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और एक सवाल और कि ये आपको माइनस का दिया है, आपने माइनस में क्यों नहीं लिया और यहाँ पर मैंने प्लस में क्यों लिया, इसकी बात समझिए। तो प्लस माइनस से सिर्फ हम दिशाएं देखते हैं, और जब आप दिशाएं देखोगे तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लेंगे, आप प्लस ही प्लस लेंगे। दूसरी चीज, जब आप इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, तब आप प्लस माइनस को साथ में लिख सकते हो। तो हमने क्या यहाँ पे दिशाएं दिखा दी है, इसलिए दोनों दिशाएं एक ही तरफ है और हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पे प्लस माइनस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब के का मान क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 गुणा 10 की घात -6, ये 10 की घात कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यानी घात के ऊपर घात है, गुणा कर दो। ये 2 गुणा 10 की घात -6, और ये आ जाएगा 10 की घात -4। अब देख सकते हैं 10 की घात -4 क्या है, कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 गुणा 10 की घात 9, और ये आ जाएगा 10 की घात 4। कितना आ जाएगा 10 की घात 4, और ये कैसा आ जाएगा, माइनस का आएगा, कैसा आएगा, माइनस का। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 गुणा 10 की घात -6 प्लस, और ये आ गया आपका 2 गुणा 10 की घात -6। देखिए यहाँ पर क्या बचा, 1 गुणा 10 की घात -6 और 2 गुणा 10 की घात -6। अब ये 1 है 10 की घात -6 और ये 2 है 10 की घात -6, तो देखिए 10 की घात -6 को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, 1 और 2, तो 1 + 2 कितने हो जाएंगे, 3। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा, ये कितना हो जाएगा, देखिए 10 की घात 6 कॉमन आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ 10 की घात -6 को मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा और 2 बचा, कितना हो जाएगा, ये 3। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 3। बात समझ आई, 9 गुणा 10 की घात 9 ही आ गया, 10 की घात -6 कॉमन ले लिया, तो 10 की घात -6, और 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और नीचे क्या बचा, यहाँ 10 की घात -4। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो ये क्या जाता है, 9 का 3 में गुणा कीजिए, 9 3 कितना हो जाएगा, 27। अब ये 9 में से 6 घात घट जाएंगी तो कितने आ जाएंगी, 3, क्योंकि देखिए 9 प्लस का और 6 माइनस का है, तो 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ पे 10 की घात जो 4 है इसको ऊपर बुलाएंगे तो कैसा आ जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 गुणा, और ये पावर कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, 3 और 4 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो दशमलव में बदल दीजिए, 10 से भाग कर दो तो 2.7 हो जाएगा, और 10 से गुणा कर दो तो 10 की घात कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8, कितना आ जाएगा, 8। तो आंसर आ जाएगा 2.7 गुणा 10 की घात 8, ये आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इस आंसर को भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर आपके ठीक होंगे। क्या करना, आपको 10 का भाग कर दिए 207 हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और ये क्या निकालना था मैं, ई, तो इसका आप मात्रा लीजिए न्यूटन बट्टे कूलम या वोल्ट बट्टे मीटर। तो ये था, इस वीडियो में हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, और देखा कि किसी एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, और करे हमने कुछ अच्छे अच्छे सवाल। इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।